वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो जो बचे हुई बुक्स थी हमारी एसएसटी की, उनके हम 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ आंसर भी करवाता चलूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि संसाधन क्या है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, संसाधन क्या है। तो देखिए, संसाधन क्या होता है कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है ना, हम उसी को ही क्या कहते हैं, और आसानी से हमें मिल जाए उसी को हम क्या कह देते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, संसाधन कहलाती हैं। फिर दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के प्रकार होते हैं वो होते हैं जैव और अजैव संसाधन। फिर है, समाप्तिया के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताओ। तो वो होते हैं हमारे नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 7, जैव संसाधन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो जैव संसाधन होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जैव संसाधन वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, जीव मंडल में। ठीक है, तो इसका आंसर ये बनेगा। फिर इसके बाद आता है कि जैव संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो जैव संसाधन हैं उनके हम अगर उदाहरण दें तो वो हो सकते हैं मनुष्य और पेड़ पौधे। फिर आता है अजैव संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो अजैव संसाधन वो होते हैं जो क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं। अच्छा, जो जैव संसाधन है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसे संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं, सजीव वस्तुएं। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो नवीकरणीय संसाधन है इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब इनको दोबारा से बनाया जा सकता है। तो वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय वो होते हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो ही जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कोई 2 नवीकरण योग्य है या पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन बताएं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बता ही दिया, अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अनवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण दो। तो उसके उदाहरण है खनिज और जीवाश्म ईंधन। फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विकसित संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम कर रहे होते हैं, यानी जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या है, तकनीक भी है और हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और कर भी रहे हैं। तो वो होते हैं विकसित संसाधन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भंडार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, भंडार में क्या होता है, जो ऐसे संसाधन आएंगे जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, लेकिन हमारे पास वो भंडारित हैं, मतलब कि हमारे पास वो हैं तो, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनको इस्तेमाल करने के लिए तकनीक नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 20, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय क्या होता है कि भी ऐसे हमने क्या करना है, चीज़ों का इस्तेमाल तो करना है, मतलब कि जो हमारे पास संसाधन है उनको हमने इस्तेमाल तो करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें उन्हें इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां होंगी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। फिर इसके बाद क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है हमारा कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था। फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय वन नीति
कब लागू की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति हमारी जो है लागू की गई थी 1952 में। फिर क्वेश्चन आता है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा जो है वो क्या है? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन। फिर इसके बाद आता है कि भी मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं? तो मृदा के निर्माण के लिए हमें कई चीज़ें, मतलब इस ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि जलवायु, वनस्पति, समय, जनकशैल, उच्चावच, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस पे डिपेंड करती हैं। फिर इसके बाद आता है कि भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। फिर आता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के कौन से प्रकार हैं? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आयु के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो होती है हमारी पुराना जलोढ़, जिसको बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं। इसके बाद है 39 क्वेश्चन नंबर, कृषि के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। फिर इसके बाद आता है 41, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट रहेगा, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो काली मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी होती है। फिर क्वेश्चन आता है 47 कि मिट्टी का लाल रंग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग जो है वो लौह धातु के कारण होता है। फिर आता है कि मिट्टी का पीला रंग किस वजह से होता है? तो इसका काम होता है जल योजन। जब लाल मिट्टी के अंदर जो है पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 52, काजू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो काजू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है हमारी लेटराइट। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये कैसे होता है? अनवीकरणीय संसाधन। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा 64, संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो संसाधन संरक्षण से अभिप्राय ये होता है कि हम इसका पूरा ध्यान पूर्वक जो है संसाधन का इस्तेमाल करें, यानी उसको आने वाले टाइम के लिए भी बचा के रखा जाए। इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 65 रहेगा हमारा, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा का नाम बताओ, यानी जो सबसे ज़्यादा नमी को सोख सकती है वो मिट्टी आपको बतानी है। तो वो होती है हमारी काली मिट्टी, यानी काली मृदा। इसके बाद क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट 71, एजेंडा 21 क्या है? वैसे इसके चांस मुझे कम लगते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जैसे ये आ सकता है। तो इसका आंसर हम देंगे कि भी ये एक सूची है जिसमें हमारी जिम्मेदारियां जो हैं और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, यानी जैसे हमारी पारंपरिक आवश्यकताएं, जैसे हम संसाधनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उन सारी चीज़ों से कैसे हम जो है निपट सकते हैं वो इसमें बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमारा नवीकरण योग्य संसाधन है। फिर इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन 78, इसमें पूछा जाता है कि बांगर क्या है? तो बांगर क्या है? प्राचीन जलोढ़ भूमि जो नदी से दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर खादर क्या है? मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद थोड़ा हम ऑप्शन वाले जो हैं क्वेश्चन वो बनते हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93, तो 93 में हमें पूछा ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है?
तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने नहीं है पूछा है या ये पूछा है कि वो हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ें जब भी आपके पास आएगा पेपर में क्वेश्चन। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो क्या है, अचक्रीय संसाधन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो वहाँ पे इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, अधिक सिंचाई। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी कृषि की जाती है। तो सोपानी कृषि जो है हमारी उत्तराखंड में की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वो हमारी पाई जाती है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन हमारा चट्टानें भी होती हैं और धातुएं भी होती हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो ये हमारे जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके संसाधन वाले चैप्टर से। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो कि है कृषि। तो इसमें हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो इस चैप्टर से वैसे आपको बड़े क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में फसल ऋतुएं कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो रबी और खरीफ को लेके बनता है। और इसके बाद हमारा जो है जायद की फसलें, इसको लेके क्वेश्चन एक बनता है। तो हम जो है आंसर के साथ इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले भारत की फसल ऋतुएं कौन सी हैं। तो तीन तरह की हमारे पास होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो इसके बाद आता है कि जो रबी की फसलों को बोने का समय होता है वो कब होता है। तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। फिर आता है कि रबी फसलों के काटने का समय कब होता है। तो वो अप्रैल से जून में होता है। इसके बाद भारत की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ये हमारी क्या होती हैं, रबी फसलें। फिर आता है कि खरीफ फसलों के बोने का समय क्या होता है। तो वो होता है जून से जुलाई। और इनके कटने का समय हमारा क्या होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। फिर अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो वो होती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, सोयाबीन। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट 17 कि जो जायद फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं। तो वो रबी और खरीफ फसलों के बीच के टाइम में बोई जाती हैं। और भारत की प्रमुख तीन जायद फसलों के नाम लिखे हैं। 18 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो हैं खीरा, तरबूज, खरबूजे और सब्जियां। फिर हमारे जो भारत है इसकी प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं। तो चावल और गेहूं जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में उगाया जाता है। फिर दो पेय फसलों के नाम लिखे हैं, यानी जिन्हें आप पीते हैं, तो वो हमारी होंगी चाय और कॉफ़ी। फिर भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन रहेगा, दालों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो होता है प्रोटीन। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26, गन्ने की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है ब्राज़ील। भारत जो है दूसरे नंबर में आता है। तो अगला क्वेश्चन वही है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 के भारत में गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। फिर गन्ने से क्या बनाया जाता है, ये आपको पता ही है, चीनी भी बनाई जाती है, गुड़ भी बनाई जाती है, खांडसारी भी बनाई जाती है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 33 कि भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो है गुजरात। इसके बाद इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो होता है असम में। फिर भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है कर्नाटक। फिर भारत में कॉफ़ी की कौन सी किस्म पैदा की जाती है। तो वो है अरेबिका।
और जो ये अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है ये कहाँ कहाँ से आई थी भारत में? यमन से। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 42। तो वो हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सेरीकल्चर क्या है, या ये ऐसे भी आ सकता है कि रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कि जो रेशम का कीड़ा है वो किस पेड़ पर पलता है? तो वो पलता है मलबरी पे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ये आपका होता है पटसन, जिसको आप जूट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। फिर भूदान आंदोलन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रक्तहीन क्रांति के नाम से। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 67, पीडीएस क्या है? तो देखिए जो पीडीएस है ये होता है हमारा जैसे डिपो होते हैं राशन के लिए, तो इसमें वैसे इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछी है तो फुल फॉर्म इसकी होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या हिंदी में कहें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि भारत में के मसाला उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखो। तो वो हमारा है कर्नाटक और केरल। इसके बाद ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो होती है हमारी रोपण कृषि। इसके बाद सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा किसानों को सहायता देने के लिए करती है? तो वो होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल जो है वो मैंने आपको बताया था, मटर, चना, गेहूँ, ये होती हैं हमारी। तो इसमें से आंसर होगा चना। फिर किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो सभी आएगा, किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी होता है, एमएसपी भी होती है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे कृषि वाले चैप्टर से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विनिर्माण उद्योग पार्ट 6। तो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की अधिकांश पटसन मिलें पश्चिम बंगाल में किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो नदी है वो है हुगली। तो ये हुगली नदी के तट पर आपको मिलेंगी। फिर है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर, संचार और प्रसारण उपकरण बनाता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो आप वैसे भी जानते हो। फिर है, वायु को दूषित करने वाली गैस है? तो वायु को दूषित करने वाली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भिलाई व बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से भारत में लगाए गए? तो वो लगाए गए थे रूस के प्रयास से। फिर सिलाई मशीन व टेलीफोन उद्योग किस श्रेणी के उद्योग माने जाते हैं? तो वो होते हैं कंज्यूमर उद्योग, जिसको आप कहेंगे मतलब उपभोक्ता उद्योग कहोगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है हमें कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? देखिए जो आधारभूत उद्योग होता है वो ये उद्योग होता है कि जिस पे दूसरे उद्योग जो है निर्भर करते हों, मतलब कि जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा होगा लौह इस्पात उद्योग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो होता है सीमेंट उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वह है एल्यूमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 19, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम महत्वपूर्ण कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? तो वो लगाया गया था सन 1854 में मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहाँ लगाई गई?
तो वो सन 1855 में पश्चिमी बंगाल में लगाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन 21, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो वो लगाया गया था सन 1904 में जो है हमारा लगाया गया था, और ये चेन्नई में लगाया गया था। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये मैंने बताया था आपको, पटसन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि जो भारत है, भारत में डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और विद्युत रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं हमारे? वो बनते हैं हमारे चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत की अधिकांश चीनी मिलें किस राज्य में हैं? तो देखिए, जहाँ गन्ना ज़्यादा होगा वहीं पे आपको चीनी मिलें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 1857 में भारत के किस नगर में सूती मिल की स्थापना हुई? तो वो हुई थी हमारी मुंबई में। फिर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बंगलोर को। फिर भारत का सिलिकॉन सिटी नगर किस नगर को कहा जाता है? तो ये भी हमारा बंगलोर को कहा जाता है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो वह है हमारा अहमदाबाद। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत में अधिकांश जूट मिलें जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो जूट होता है उसको उसके तने को पानी में डुबोया जाता है। तो अब इस उद्योग के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो इसलिए वहीं पर ये जूट मिलें पाई जाती हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे? सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच है? तो वो हमारा पड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। अगर इसकी दूरी भी पूछी जाए तो दूरी होती है 1620 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रख रखाव करता है? यानी बॉर्डर एरियाज में जो रोड बनाने का काम करता है वो करता है BRO, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह हमारा है कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर है ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज हमारा होता है 1.67 मीटर। फिर है निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो जो संचार का साधन नहीं है, कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, वो है सड़कें। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है न्यू दिल्ली में। फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पड़ता है मुंबई में। इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा शब्द जो है दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर क्वेश्चन है भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो वो है सड़क परिवहन। फिर है परिवहन का कौन सा साधन वहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो वो हमारा रहेगा पाइपलाइन। फिर इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब किया गया? 29वां क्वेश्चन, सन 1960 में। फिर भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पश्चिमी तट के 2 प्रमुख पत्तनों के नाम बताएं, यानी क्वेश्चन नंबर 33। तो वो हमारे हैं मुंबई और कांडला। फिर पूर्वी तट के अगर पूछ लें हमसे, तो पूर्वी तट के हमारे होते हैं विशाखापट्टनम और चेन्नई। और
भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 35, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, तो वो है मनाली से लेह वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, सॉरी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है हमारा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे भूगोल से। अब इसके बाद जो है हमारी अगली बुक शुरू होती है, तो इसके अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान में जो हमारा सत्ता की साझेदारी है चैप्टर, इसका जो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह से है, तो ये हमारा है सिंहली। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो है फ्रेंच और डच। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए, तो वो किए गए थे 4 बार, ऑप्शन बी। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो वो बना था 1948 में, ऑप्शन सी। फिर श्रीलंका में सिंहली भाषा को किस किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था 1956 में। फिर है ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, तो वो है बेल्जियम। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 7, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, तो भारत ने जो अपने परमाणु परीक्षण किए थे वो कहाँ किए थे, राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पोखरन, वहाँ पर किए थे। फिर बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, तो वो है 59%। फिर है बेल्जियम में कौन सा भाषाई समूह बहुसंख्यक है, तो वो है फ्रेंच। इसके बाद बेल्जियम की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है, तो वो लगती है हमारी 4 देशों से, तो वो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में तमिल आबादी कितने प्रतिशत है, तो वो है 18%। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, सरकार के 3 अंगों के नाम बताएं, तो वो होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान जो है वो रहेंगे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो वह है 80%। राजधानी ब्रुसेल्स में 10% लोग डच भाषा बोलते हैं, तो वह है 20%। फिर है श्रीलंका में सिंहली भाषा लोगों का मुख्य धर्म है, तो वहाँ जो है बौद्ध धर्म के लोग हैं जो सिंहली भाषा के लोग हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि जो ब्लैंक है वो 5, यूरोपीय संघ का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो वो हमारा है ब्रसल्स में। तो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है संघवाद। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एकात्मक शासन व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो शासन है और सत्ता है वो एक ही लेवल पर होता है, एक ही स्तर पर होता है, तो उसे कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है, तो वो है 3 सूचियां। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18,
जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है? तो वो है 370, अनुच्छेद 370। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं कि जिन्हें राज्यों से थोड़ी कम शक्तियां दी जाती हैं और ये क्या होते हैं, थोड़े छोटे क्षेत्र में बसे हुए शहर आप शहर कह सकते हो, होते हैं जिनको राज्य सरकार से कम शक्तियां दी गई होती हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हिंदी को मिलाकर हैं 22, और अगर हिंदी के बिना पूछें तो 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार जो है वो क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दलों को मिला के एक सरकार बनाई जाती है जिसको गठबंधन सरकार कहते हैं, जैसे हरियाणा में है बीजेपी और जेजेपी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो वह है हमारी 8वीं सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सत्ता की साझेदारी के कितने व कौन कौन से स्तर पर है? तो वो हैं 3 स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। फिर है 38, क्वेश्चन नंबर 38, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो थी 73वीं। फिर है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो था 74वां। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो वो होता है सरपंच। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो होती है 21, यानी 21 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 43 भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने व कौन कौन से स्तर हैं? तो 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो स्थानीय स्वशासन है उनमें चुनाव के लिए जो है महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो उनके लिए आरक्षण होता है 1/3। इसके बाद बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसके, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण, तो उसका आंसर है डी, अमेरिका। तो इसको याद रखने का तरीका है सुआ। सुआ मीन्स यानी SUA, एस से हमारा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, यू से हो जाएगा USA और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं साथ लेकर चलने वाले संघ। इसके अलावा जो हैं वो क्या हैं, साथ लेकर चलने वाले संघों में नहीं आते हैं। तो इसमें तो इन्होंने ये पूछा था कौन सा साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो वो है अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था, ऑप्शन सी। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वह हैं 22। फिर भारत की राजभाषा कौन सी है? तो वो क्या है, हिंदी। इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय संविधान में संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन सा है? तो वो है सारे के सारे, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह इम्पोर्टेंट रहेगा, भारतीय संविधान में संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है
तो ये सारे के सारे हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। फिर है भारतीय संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन सा है, तो वो भी हमारे सभी हैं, कृषि और सिंचाई भी आता है, पुलिस भी आती है और व्यापार भी। फिर है समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन सा है, तो ये भी हमारे शिक्षा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सभी जो हैं समवर्ती सूची में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान जो है, देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए डैश प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो ये है हमारा 1/3। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्र का डैश पंचायत समिति का सरकारी सदस्य होता है, तो वो होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक भी कहते हैं। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र के परिणाम। तो इसकी अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा कि जनता के शासन को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो जनता का शासन होता है उसे हमें क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। तो जो लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप सरकार होती है उसमें क्या होता है, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। इसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें से इतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है राजनीतिक दल। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट रहेगा, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दल बदल। इसको कहते हैं दल बदल या दल बदल वाली नीति, मतलब कि एक दल को छोड़कर आप किस में चले जाते हो, दूसरे दल में। फिर इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है क्या कहलाता है, तो उसे आप कहते हैं शासक दल, और जो सरकार नहीं चलाता उसे कहते हैं विरोधी दल। इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनमें से क्वेश्चन नंबर 1, एक दल वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। फिर दो दल वाली को कहते हैं दो दलीय व्यवस्था, और कई दलों वाली व्यवस्था को कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2006 ईस्वी में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, तो वो थे 6, और अगर अब भी पूछ लें तो अब भी हम क्या कहेंगे, 6 ही हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, तो ये बनी थी सन 1980 में, और बीजेपी कांग्रेस पूछ ली जाए तो वो बनी थी 1885 में, और किसने बनाई थी, एयो ह्यूम ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1925 में। फिर बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो आपको पता भी होगा, और कमल का फूल है। फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं सहायता समूह
किसे कहते हैं? तो देखिए जो स्वयं सहायता समूह होता है, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 15 से 20। और स्वयं सहायता समूह करता क्या है कि इसमें जो 15 से 20 लोग होते हैं वो टाइम टाइम पर मिलते हैं और कुछ पैसों को जोड़ते हैं और फिर उससे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत में करेंसी नोटों को कौन जारी करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जिसमें बिना मतलब इसमें ऐसा होता है कि ऐसी प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, मुद्रा का उपयोग किए बिना हम वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा, ऋण के किन्हीं दो औपचारिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो वो होते हैं हमारे बैंक और सहकारी समितियाँ। औपचारिक स्रोत वो होते हैं जहाँ से हमें लोन जो है महंगा मिलता है। तो जो लोन है वो हमें महंगा कहाँ से मिलता है? बैंक और सहकारी समितियों से, और जल्दी से हमें यहाँ से लोन नहीं मिलता। फिर है ऋण के किन्हीं दो अनौपचारिक स्रोतों के नाम लिखे। तो इसमें बैंक और सहकारी समितियों को छोड़कर जितने भी और जगहें हैं, जैसे हमारे कोई दोस्त हैं या किसी और से हम लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, उनको कहते हैं अनौपचारिक स्रोत, जैसे महाजन, मित्र या रिश्तेदार। फिर भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें से कि साख किसे कहते हैं? तो साख क्या होता है? देखिए एक दस्तावेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऋण लेगा, उधार लेता है, उसको क्या करना पड़ता है? एक गारंटी देनी होती है, यानी एक साख देनी होती है, एक दस्तावेज देना होता है कि भी हम जो है भविष्य में आपका जो है लोन लौटा देंगे। अगर हम ना लौटा पाएँ तो आप हमारी संपत्ति को क्या कर सकते हैं? जब्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 15 से 20 सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा एक ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो अनौपचारिक स्रोत में मैंने बताया था आपको, बैंक और सहकारी समितियाँ नहीं आती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग। फिर भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो यही सब इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ अपने। तो लास्ट जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1995 में। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वैश्वीकरण की जो नीति है वो कब अपनाई गई थी? तो वो अपनाई गई थी 1991 में। फिर विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो जो भी निवेश करती है किसी देश में जाकर, उसे कहते हैं विदेशी निवेश। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। फिर इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे देशों का एकीकरण करते हैं, किसके लिए? आर्थिक फ़ायदे के लिए। फिर उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? तो उदारीकरण क्या होता है कि जैसे दूसरे देश की कंपनी जब हमारे देश में उद्योग लगाती है तो सरकार क्या करती है, उसको बढ़ावा देने के लिए उससे प्रतिबंध जो हैं हटा लेती है हर एक तरह के। तो इस वजह से वो क्या कर लेती हैं, हमारे देश में उत्पादन वगैरह अच्छा कर लेती हैं और लाभ कमाती हैं। तो इसको कहते हैं उदारीकरण। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निजीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निजीकरण क्या होता है कि जो भी सरकारी उद्योग हैं उनको क्या कर देना, या उनका मालिक जो है कौन बना देना? किसी निजी व्यक्ति को, तो उसको कहते हैं निजीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आयात से क्या अभिप्राय है? तो आयात क्या होता है? जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश से सामान खरीदा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आयात।
निर्यात से क्या अभिप्राय है, जिसमें क्या होता है एक देश दूसरे देश में जाके सामान को बेचता है, उसे कहते हैं निर्यात। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, WTO का पूर्ण रूप लिखिए, तो वो होता है विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत कब आई, तो वो आई थी 1995 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कि किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है, तो वो है कृषि क्षेत्र। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 32, सेज क्या है, तो सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ये गवर्नमेंट जो है एक जोन बनाकर देती है जब भी कोई बाहरी कंपनी हमारे देश में आती है, ताकि वो यहाँ पर अपना उत्पादन कर सके। तो इसका आंसर होगा क, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 1 मार्क्स के एसएसटी के। तो मेरे अकॉर्डिंग जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी आपको आएंगे वो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बर्लुस्कोनी कौन था, तो ये था फोर्जा इटालिया का नेता। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि फोर्जा इटालिया के नेता कौन था, तो वो कौन था, बर्लुस्कोनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये मैंने बताया भी था अभी आपको, 1885 में हुई थी, सन 1885 में। फिर भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे दल रहते हैं, तो यहाँ कौन सी है, बहुदलीय व्यवस्था। फिर है भारतीय जनता पार्टी कब बनी, तो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1984 में, और किसने किया था, काशी राम ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके इस चैप्टर से। अब आपकी जो है लास्ट बुक बची है उसकी तरफ हम चलते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा विकास, और इससे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, देखिए देश की कितनी मतलब आय है, और उसको डिवाइड कर दे अगर हम किससे, कुल जनसंख्या से, तो हमें क्या मिल जाती है, प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और इसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है कि जितना भी देश में सामान वगैरह हमारा बना है या सेवाएं बनी हैं उनका मूल्य, और विदेशों से जितनी आय हमें हुई उन सबको जोड़ के जो है हमारा क्या निकाली जाती है, देश की आय निकाली जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 बच्चों पर ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर गए, तो उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। फिर इसके बाद साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो 7 साल या इससे अधिक उम्र के लोग जितने पढ़े लिखे हैं उनकी दर को हम कहते हैं साक्षरता दर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 किसी देश का आर्थिक विकास कैसे मापा जाता है, तो वहाँ उनकी प्रति व्यक्ति आय को देखकर मापा जाता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव विकास सूचकांक के मूल्यांकन में किन मापदंडों को आधार माना जाता है, तो इसमें एक तो होता है कि भी वहाँ कितनी लंबी आयु जो है जीकर जा रहे हैं लोग, यानी दीर्घायु होना, उनका स्वास्थ्य यानी उनको हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी दी जा रही है, प्रति व्यक्ति आय, इन सारों को देखा जाता है। और इसको जारी कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फिर इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा HDI का पूरा नाम बताएं। तो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। फिर इसमें क्वेश्चन रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट 25, BMI का पूरा नाम बताइए। तो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचक। फिर UNDP का पूरा नाम बताइए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर HPI का पूरा नाम बताएं। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। फिर क्वेश्चन नंबर 30 हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में बेहतर है? तो वह है श्रीलंका का। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वो उपरोक्त सभी, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर, इन सबको मिला के मापा जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है हमारा केरल। इसके बाद किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है पंजाब। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो हमारा है केरल। फिर किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है बिहार। फिर किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? तो वो हमारा है केरल। फिर मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वो करता है UNDP, ऑप्शन सी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट चैप्टर से हमारा। इसके बाद चैप्टर हमारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा कि GDP किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग है? तो वो होती हैं अंतिम वस्तुएं। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है प्राथमिक में हम उत्पादन करते हैं जो है मतलब कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से। द्वितीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी उनको उद्योग वगैरह में उनको बनाया जाता है। तृतीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, उनकी सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2005 में। फिर विनिर्माण क्षेत्र में आता है, विनिर्माण क्षेत्र में हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं विनिर्माण करना। फिर सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो वो है तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। फिर इसके बाद हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 8, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं ये जो है इनको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी जो क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। फिर सेवा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? तो ये अदृश्य बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें जो लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए वो कम होती है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मनरेगा 2005 का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, खुली बेरोजगारी क्या है? तो खुली बेरोजगारी वो होती है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। फिर इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, GDP की फुल फॉर्म क्या है? तो वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद।
इसके बाद क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? 25। जो क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? असंगठित क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जिसमें क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति उस कार्य को करने में लगे हों तो उसको क्या कह देते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर इसके बाद है रिक्त स्थान, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे ही इसमें से इंपॉर्टेंट बनते थे। इसके बाद मुद्रा और साख, अगला जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे पहले मुद्रा क्या होती है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रा क्या होती है। तो देखिए, जो मुद्रा होती है वो एक तो विनिमय का माध्यम होती है, धन के संचय का माध्यम होती है, मूल्य के माप का साधन होती है, और ऋणों का भुगतान करने के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।